बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सब। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आज की जो रिम झिम 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 बारिश जो हो रही थी और कभी तेज़ कभी आहिस्ता कभी दरमियानी की जो रेंज इसकी बन रही थी बारिश की, उससे लग रहा था कि बारिश जल्द ख़त्म नहीं होने वाली। जब भी इस्लामाबाद पिंडी में ऐसी बारिशें होती हैं जिसमें उसकी फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जाए तो समझ लें ये बारिश थोड़ी ज़्यादा देर तक चलेगी। ऐसी बारिशें वो कहते रहे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन ये जो आज के बादल थे वो गरजे भी और बरसे भी, और ऐसे बरसे कि छम छम बरसे। मैं बता रहा था कि अगर ऐसी जब भी बारिश होती है, जब एक ही बार तेज़ बारिश होती है तो बारिश बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज जो बारिश हो रही थी उसकी फ्रिक्वेंसी सुबह से बहुत तब्दील होती जा रही थी। कभी बहुत आहिस्ता, कभी बहुत तेज़, कभी फिर हल्की, कभी उससे ज़्यादा हल्की, कभी दरमियानी रेंज की बारिश जो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इस्लामाबाद पिंडी वालों को ये एक फ़ायदा है और मलका कौसार को भी कि जैसे ही गर्मी की जो शिद्दत और ज़ोर बढ़ता है तो उससे अगले दिन ही बारिश हो जाती है। लेकिन ये जो अब्र रहमत है ये खाली इस्लामाबाद पिंडी में नहीं बरसा, ये लाहौर के भी कई इलाकों में भी बरसा है और कराची में भी तेज़ हवाएं जो हैं उनको एक्सपीरियंस किया गया है। और आज हमारे जो इस्लामाबाद का मौसम बहुत बेहतर हो गया। लेकिन ये जो महीने हैं ये इस तरह के होते हैं कि बेशक बाहर जितनी भी तेज़ बारिश होती रहे, अंदर जो है वो गर्मी बड़ी लग रही होती है। अंदर के मुराद मेरा दिल के अंदर की बात नहीं है, वो तो गर्मी लगती रहती है, उसका मौसम तब्दील होता रहता है आपके मूड के मुताबिक। लेकिन मैं कमरों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ से हब्स जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। आप ये सोच रहे होंगे कि हुमायूं ने अभी तक हलीमा का जिक्र नहीं किया। हलीमा कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही बारिश होती है तो चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, वहाँ पर ट्रैफिक की जो रवानगी है उसमें खलल ज़रूर आता है। और वो इसलिए आता है क्योंकि जो ब्रिजेस होते हैं उसके नीचे मोटरसाइकिलिस्ट और जितने गाड़ी वाले हैं या मोटरसाइकिलिस्ट ख़ास तौर पर या कोई टैक्सी ड्राइवर्स जिनके वाइपर्स नहीं चल रहे होते, वो उसकी छाँव में या उसकी शेड में जो है वो खड़े हो जाते हैं ताकि जैसे बारिश हल्की हो तो वो अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ कर सके और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ जाए। अब बात करते हैं जनाब आज के मौजू की, लेकिन उससे पहले अगर मुझे पता नहीं पीसीआर बताता है तो मैं जैसे सुनेगा यस 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 चले जाइए। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग ज़ैनब, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हैप्पी है रेनी डे। हैप्पी रेनी डे। गुड मौसम आउटसाइड, बहुत गर्म मौसम इनसाइड स्टिल। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप खिड़कियाँ खोल के रखें घरों की तो घर का भी मौसम है, तो आपको ये वाले मौसम में जो है ना एसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पंखा जो है ना वो चल जाता है, इसमें गुजारा हो जाता है। अगर तो ज़्यादा इंसान थका हो तो फिर बंदा कहता है अच्छा चलो एसी थोड़ा सा लगा ले, लेकिन एसी भी बड़ा ठंडा जो है ना वो ठंडा। अच्छा, पर ये है कि अगर बत्ती भी चली जाए ना तो आप ये देख सकते हैं कि आप बगैर पंखे के कुछ 10-15 मिनट और सो सकते हैं, क्योंकि वो जैसे उसने कहा कि ज़ैनब ने कहा कि जैसे ही हवाएं चलती हैं तो वो जो हवाओं का रुख आपके कमरों की तरफ आता है तो आप कहते हैं कि यार हाँ ये 10-15 मिनट की और नींद हो जाए। और अक्सर ये होता है कि जब ऐसी बारिश होती है तो आपकी नींद में ना इजाफा हो जाता है। आप कहते हैं थोड़ी सी और नींद पूरी कर ली जाए, थोड़े से ख्वाब और देख लिए जाए, थोड़ी सी अपनी मंजिल ख्वाबों में ही देख लें और उसको पूरा कर लें। लेकिन क्यों ख्वाबों में क्यों देखना है, आज हकीकत में देखेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। मैं अपनी को होस्ट के साथ भी हलीमा हमें ज्वाइन करेंगी आफ्टर द ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कौसब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपके साथ रीमा जुल्फ़िकार। सॉरी कुछ डिले हो गया मेरे आने में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। आप बारिश के हवाले से ही बात कर रहे थे कि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सड़कों पे क्यों लेट रश है, तो इस वजह से मैं हमने बता दी, क्योंकि वो ब्रिज के अक्सर ब्रिज इसी वजह से होती है, ब्रिज के नीचे बहुत लोग बना ले लेते हैं मोटरसाइकिलिस्ट, तो वो बिल्कुल रोड जाम, वो बॉटल नेक बन जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 5 वे लेन जो होती है वो 2 वे लेन बन जाती है गाड़ियों के गुजरने के लिए। कभी तो 1 लेन भी कर देते हैं। हाँ, बट यहाँ पे एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी हमारा इस प्लेटफॉर्म से देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये कि आप जब भी इस तरह के मौसम में सफ़र करें अपने अलावा दूसरों का भी ख्याल करें। हो सकता है आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसके अंदर पानी नहीं आ रहा या पानी आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मोटरसाइकिल्स पे होते हैं, जो पैदल चल रहे होते हैं, उनके लिए ऑलरेडी बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के मौसम में ट्रैवल करना। और बहुत सारे लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि जी हमारे पास तो 4 व्हीलर गाड़ी है, वो पानी से इतनी ऊँची है कि हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो उसी स्पीड
स्पीड में उस जगह से गुजरते हैं। अच्छा। मकाफात अमल जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि उसी सूरत में आपके ऊपर आए, किसी और सूरत में भी आ सकता है। क्या पता बड़ा ट्रक गुजर जाए आपके पास तो पानी फिर आपके अंदर आ जाए। बड़ा ट्रक आपके ऊपर से भी गुजर सकता है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं गुजर सकता तो गुजर सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि मजलूम के और अल्लाह ताला के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। सिर्फ एक कंडीशन है उसमें कि वो मुसलमान ना हो। आप लगता है बाइक पर आई हो आज। नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को आज जो है ना वो नोटिस किया कि लोग बच रहे थे बड़ी गाड़ियों से, कि ये गाड़ी तो जो है, मैं गाड़ियों का नाम नहीं लेना चाहूंगी ऑब्वियसली, वो ब्रांड। अच्छा देखिए हलीमा, आप इस बात को भी कंसिडर करें, मैं फिर टॉपिक की तरफ जाऊंगा, इस बात को भी कंसिडर करें कि जैसे मैंने आज देखा, ये बात मैंने भी सोची कि कभी कभी माशाल्लाह आपको नहीं पता चलता कहाँ पे खड्डा है, तो जैसी गाड़ी लगा दे तो खड्डा ढास लगे ना तो वो फिर पानी उछल के बाहर जाता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल लुकिंग एट द रोड। अच्छा हलीमा, आज का मौजू इस तरह का है कि हम अक्सर अपनी मंजिल को पाने के लिए कुछ भी हो, हम जितनी भी दुश्वार गुजारियाँ आपके सामने आए, जितनी भी मुश्किलात कठिन रास्ते आपके सामने आए, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट टू आपकी बहुत सारी चीज़ें, जिसमें आपकी उम्र है, एक ख़ास उम्र में आपको होता है वलवला होता है, जोश भी होता है, बॉडी भी इजाज़त दे रही होती है, एनर्जी भी होती है। देन अगैन फिर आपका स्टेटस, आप उस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं, ना कि फाइनेंशियल पैसों के लिए नहीं, बल्कि आप शादीशुदा हैं, आप सिंगल हैं, आप डिपेंडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड उस पर हो जाती हैं। सो हलीमा, जब मैं बात करूँ मंजिल की, मंजिल को पाने के लिए, सो हलीमा मंजिल को पाने के लिए पहले और अब क्या सेम है, ये बहुत मुख्तलिफ हुआ? बहुत चीज़ें, अगर आप कोई चीज़ उसे हासिल करनी है तो वो कहती है लेट इट गो भी कर सकती हूँ, अब खतीजा भी तो है ना। या मुझे लगता है कि जब आप पेरेंट बन जाते हैं तो आपकी मंजिल ही चेंज हो जाती है। पहले आपकी मंजिल कुछ और होती है, फिर आपकी मंजिल कुछ बदल जाती है। जैसे पहले फॉर सपोज मेरी मंजिल जो है वो ये हो कि जी मैंने अपने करियर में एक्सेल करना है और बहुत ज़्यादा एक्सेल करना है, तो हो सकता है कि मेरे दिमाग में ये भी हो कि जी मैंने जो है वो ये सिटी छोड़ के किसी और सिटी मूव कर जाऊँ। इस हवाले से एक दफ़ा मेरी और मंसूर की बड़ी डिस्कशन भी हुई कि इज़ ही ओपन टू इट कि अगर हम किसी और सिटी में मूव करना चाहें, जैसे कराची मूव करना चाहें, तो मंसूर वाज वेरी मच ओके विद इट कि हाँ हम मूव कर जाएंगे, क्योंकि कराची में तो और भी ज़्यादा आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो एक बिजनेस का बड़ा हब है। आई वुड लाइक यू टू होल्ड योर थॉट है। हम ज़ैनब से पूछते थे क्या बनाएंगे, वापस आके ये डिस्कशन यहीं से शुरू करेंगे कि फिर अब आप कैसे तब्दील हो गई, क्या अब आपने कराची जाना जो है मुनक़ता कर दिया, मनसूख कर दिया ये फैसला? ज़ैनब जी, क्या बना रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं कीमा करेले। ओह माय गॉड, मैं इसीलिए गई थी ब्रेक में, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं आज क्या बना रहे हैं। ज़ैनब, इसमें ना बड़ा ट्रिक होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं हमें थोड़े से कड़वे करेले पसंद है, मुझे भी थोड़े से कड़वे ही पसंद है, इसीलिए करेले का फिर मकसद क्या है? बिल्कुल, मैं घर से सिर्फ कट करके लाई हूँ, मैंने कोई नमक में नहीं भिगोया, लेकिन आप जब खाएंगे ना तो आपको वो विद छिलका विदाउट छिलका, आई वांट विद छिलका, विदाउट छिलका, तो करेले तो वो फिर वो जो विदाउट छिलका होता है ना, खिलाएंगे हम। नहीं मैं खाऊंगी, मैं जरूर छिलका खिलाएंगे हम, बिल्कुल खाऊंगी, क्योंकि देखो मैंने यही कहा है ना कि हर किसी की एक प्रेफरेंस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी आपने उनमें से कड़वाहट निकाल दें, कुछ लोग कहते हैं बीज भी डाले, कुछ लोग कहते हैं स्किन भी हो। हलीमा, यहाँ पर ये मैसेज, इससे पहले कि हम लोग ब्रेक पे जाएं और फिर हम ये बात करें, ये बहुत ज़रूरी है कि कभी भी अगर दो लोग एक साथ नहीं रह सकते तो उनको प्लीज़ ना रखें, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ये ख्याल आया बात की कि अगर गोश्त करेले के साथ नहीं रहना चाहता, खुदा के लिए गोश्त करेले ना बनाया करे, करेले सिर्फ कीमे के साथ। नहीं, करेले गोश्त भी बहुत अच्छा लगता है, करेले गोश्त बहुत अच्छा लगता है। दो लोगों ने कह दिए करेले 2 वर्सेस 1 हो गया। एक बार सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे मजीद बात करेंगे, कहीं मत जाएगा। करेले कीमा।
वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में एक बार फिर से कहेंगे आप सबको खुश आमदीद। मैं और हुमायूं आप लोगों के साथ मौजूद हैं। आपने पूछा था कि आपके जो गोल्स होते हैं, आपने वहाँ तक बता दिया था। जी, मैंने वहाँ तक बता दिया था कि जब आप पेरेंट बन जाते हैं तो आपके गोल्स ही चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो अपने गोल को किस तरह से अचीव करते हैं, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती गोल हो जाते फिर नहीं, मैं तो दोबारा से हो गई हूँ, मैं स्मार्ट हो गई हूँ, वो मसला नहीं होता। लेकिन बात ये होती है कि आप अपने आप को उस तरह से प्रायोरिटाइज नहीं करते। मदर्स ख़ास तौर पे जो है वो ये सोचती हैं कि ये चीज़ हम छोड़ देते हैं हम अपने बच्चे के लिए। मुझे बहुत सारी जगहों के इनविटेशंस आते हैं, मुझे बहुत सारी जगहों पे लोग बुलाते हैं कि जी आप आए, हमारे क्लिनिक पे आए, हमारे सैलून पे आए, हमारी बुटीक पे आए, हमारे रेस्टोरेंट पे आए, बहुत हमारी बेकरी पे आए। लेकिन अगर हो सकता है कि शायद मेरा अभी तक कोई बेबी ना होता तो मैं जाया करती, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट किया करती। और ये फील्ड है ही ऐसी कि जितना ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी और ज़्यादा दोस्तियाँ बनती हैं और आप आगे जाते हैं। बट मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि कोई मुझे कॉल करके कहता है कि वो रो रही है या आप वापस आए, बट मुझे अंदर से एक चीज़ होती है कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया है एंड आई हैव टू बी बैक टू हर एज सून एज पॉसिबल। हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं या गोल चेंज होते हैं। हलीमा, आप क्योंकि मैं भी दूसरी एक ब्रैकेट में हूँ, मेरा अब रोल चेंज हो गया है, मुझे लगता है डिमांड भी बढ़ जाती है। आपको कोई डिमांड कर रहा होता है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड, जैसे एक एज अ मर्द आपकी एक मिसेज है, आपके पेरेंट्स हैं, उनको अब आपका ज़्यादा वक्त चाहिए होता है। जब आप उम्र के एक डिफरेंट हिस्से में मौजूद होते हैं और फिर वो भी किसी और हिस्से में चले जाते हैं जिसमें उनको टेंशन और उनको वो आपके प्यार ज़्यादा चाहिए होता है, बिकॉज नाउ दे आर क्रेविंग फॉर इट। सो गोल मैं मर्दों के लिए शायद ये कहूँगा कि शायद उन्हें ये एक अनसेट प्रिविलेज है कि वो अपने गोल शायद तब्दील नहीं करते, वो शायद दे कैरी ऑन विद इट और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टैकल डाउन कर देते हैं। वो किसी और के ऊपर वो जिम्मेदारी डाल देते हैं कि हाँ तुम मेरे माँ बाप को देख लो या तुम ये चीज़ देख लो, क्योंकि उनको पता होता है कि एक औरत अपने कंधों पे बहुत बोझ उठा सकती है। और पर यकीनन करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, ये तो एक अलग डिबेट ही है ना, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे एक मर्द के लिए गोल ज़्यादा इतनी चेंज नहीं होते जितने खातून के लिए चेंज होते हैं, बिकॉज उसको सेक्रीफाइस बहुत कुछ करना पड़ता है, बिकॉज उसके अंदर अल्लाह ताला ने शायद एक ऐसी चीज़ बनाई है, और यकीनन मुझे लगता है बनाई है, कि वो कहीं बाहर भी मौजूद होगी तो उसे अपनी औलाद याद आएगी, उसे अपना शौहर याद आएगा, उसे अपने माँ बाप याद आएंगे, उसे कहेगा ये काम मेरा रह गया था, ये काम मेरा नहीं हुआ था। लेकिन एक मर्द जो है, जिसे कभी कभी आम जुबान में लापरवाह कह देते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि उसे पता है कि देयर इज समबडी टू डू ऑन हिज प्लेस। तो मेरा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अपनी गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज जिन शख्सियत को हमने बुलाया हुआ है, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन हर फील्ड, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके पास जब जाते हैं किसी ऐसी चीज़ का शिकार होते हैं जैसे हेयर लॉस होता है या एस्थेटिक के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो उनकी लाइफ को ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना रहे होते हैं। जैसे लोग जो है वो पार्टीज़ में जाना, गैदरिंग्स में जाना छोड़ देते हैं जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि हम बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे हैं, कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है, या हमारे रिंकल्स या पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि छुपाए नहीं छुपती। हम कोई भी कंसीलर लगा लें कहीं ना कहीं से वो नज़र आने लग जाती है, और लोगों को बहुत ज़्यादा पता लगने लग गया कि हमारी स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा डैमेज है, तो वो गैदरिंग से भागना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इनके पास जाने के बाद सेहतयाब हुए हैं, क्योंकि ये जिस तरह मैंने बताया अपनी फील्ड की एक्सपर्ट हैं। हेयर लॉस के हवाले से हम बात करेंगे, एंटी एजिंग के हवाले से बात करेंगे, इनके साथ पिगमेंटेशन के हवाले से ख़ास तौर पर बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डर्मेटोलॉजी की, और जी फेलो कॉलेज की फिजिशियन भी हैं। ये एक अपना सेटअप भी चलाती हैं, वहाँ की CEO हैं, और उसके साथ भी ये हॉस्पिटल में भी अपनी खदमात जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीलम अयूब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहिबा। इतनी अब आपने एनर्जी से हमारे से बातें करनी है जहाँ आप वहाँ कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ड्रेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, आपने उस कोने पे बैठना है वो वाला। आई एम सो सॉरी, आई हैव टू मेक यू गेट अप अगेन। पर डॉक्टर साहिबा, जाते जाते ब्रेक में ब्रांड जरूर बता के जाइएगा। आप दोनों आप इसकी उम्मीदवार है कि ये जो है हम बात मेकअप रूम में भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, हमने आते ही डॉक्टर साहिबा को कहा कि, बल्कि आते ही ऐसा नहीं हुआ कि हमने कहा, पहले मैंने और जैनब ने आंखों आंखों में बातें की, ड्रेस की बात की, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर हमने जो डॉक्टर साहिबा की तारीफ खुल के की कि डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छी लग रही है। डॉक्टर साहब, मैं तो रहता हूँ ना, मैंने तो अभी नहीं की ना खुल के तारीफ। देखिए मोबाइल भी तारीफें कर रहा है, वो कह रहा
है कि डॉक्टर साहब अच्छी लगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आने के लिए। Thank you for inviting. इट्स अ हैप्पी रेनी डे, वी आर मीटिंग ऑन अ वेरी गुड डे। बस शुरुआत आपके साथ करेंगे डॉक्टर साहब। रोल तब्दील होते हैं, आपकी ज़ात भी तब्दील होती जाती है जैसे जैसे वक्त तब्दील होता है, लेकिन उस वक्त के साथ आपके कोई ख़ास गोल्स होते हैं, आपकी ज़िंदगी में कहीं पहुँचना होता है। गोल्स इतनी आसानी से आप हमेशा मंजिल वो चूज़ करते हैं जो कि इतनी शॉर्ट टर्म नहीं होती, बड़ी लॉन्ग टर्म होती है। वक्त के साथ साथ आपका रोल इस तरह बदलता है, कभी आप शादीशुदा हो जाते हैं, आप बेटी बन जाते हैं, आप माँ बन जाते हैं, आप नानी बन जाते हैं, दादी बन जाते हैं, और फिर वक्त भी एक जैसा नहीं रहता, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी एक जैसी नहीं रहती। ऐसा ही है। आपके जो गोल थे पहले, क्या उनमें तब्दीली आई आपके रोल बदलने से? ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि वक्त के साथ ये कुदरत का एक निज़ाम है कि जैसे 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 आप बड़े होते जाते हैं, वक्त गुजरता जाता है, आपके रोल्स चेंज हो जाते हैं, बेटी, बीवी, माँ, एंड देन यू नो इट कीप्स ऑन गोइंग। सो ऑफ कोर्स हर इंसान की जिंदगी में ट्रांजिशंस, ऑफ कोर्स सबके साथ ये ट्रांजिशंस होते हैं, और माँ बन के फिर रोल चेंज होते रहते हैं। इनिशियली योर रोल इज डिफरेंट व्हेन योर चिल्ड्रन आर यंगर। जब आपके बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपका रोल फिर चेंज हो जाता है। यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद देम, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट टू देम, सो थिंग्स आर वेरी, दो मैं कूल मॉम हूँ, लेकिन ये कि जनरली वो बच्चों को पता है कूल मॉम, अंदर क्या चल रहा है उनको नहीं पता। लेकिन ये वाकई सही है। मैं हमेशा कहती हूँ वंस अ पेरेंट इज ऑलवेज अ पेरेंट, उससे फिर कभी उनको निजात नहीं मिलती। जैसे अल्लाह मिले भी ना। मेरे जो पेरेंट्स हैं, ज़ाहिर है हमारी शादियां हो चुकी हैं, लेकिन अब उनके मसाइल डिफरेंट हैं। अब उनके मसाइल ये हैं कि ये आएंगी कब, ये हमसे कब मिलेंगी, ये हमें कब देखेंगी, इनके बच्चे ठीक है, इनके बच्चे ठीक हैं, इनको कोई अपने घर में तो मसला नहीं है। मतलब वो उनके मसाइल जो है वो उससे निकले मैंने नहीं। बड़ा मुझे हैरत हुई कि अब पेरेंट्स उस एज में पहुंचना शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बाद इनका क्या होगा, इनको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करके जाएंगे चीज़ें, ये तक सोच रहे होते हैं। पर अल्लाह ताला हम सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और हमें उनकी खुशियाँ देखना नसीब अता फरमाए। ये हमेशा पेरेंट्स उल्टी दुआ करते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपने पेरेंट्स की खुशियाँ देखना में नसीब अता फरमाए। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे कैसे बुढ़ापे को छुपाया जा सकता है, बुढ़ापे को आप एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर नीलम हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत सारे सवाल इनसे हमने करने हैं 3 चीज़ों के हवाले से जो कि एज के साथ साथ आपके अंदर डेवलप होती हैं। एक पिगमेंटेशन, एक एंटी एजिंग ऑब्वियसली, और एक हेयर लॉस। आप लोग भी कॉल करके कोई चीज़ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। डॉक्टर नीलम सबसे पहले जो है वो हेयर लॉस के हवाले से सवाल करते हैं, बिकॉज़ ये मेरा सवाल है। ठीक है, पहले इस बात का एहसास नहीं होता था कि 30s में जब आप जाते हैं तो वाकई ही आपके जो सेल्स हैं वो इस काबिल नहीं रहते, या अब इस काबिल नहीं रहते आजकल की जो हमारी खुराकें और सब कुछ, कि हम रीग्रो कर सके बालों को। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है, लेकिन ख़ुद को इंसान को फ़ील हो रहा है कि हेयर लॉस होने लग गया है। तो अब आपने प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? सिर्फ शैम्पू चेंज कर लेना काफ़ी है, या सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाना, या सिलिकॉन फ्री शैम्पू ले लेना, सल्फेट फ्री शैम्पू ले लेना, ये इज़ दिस इनफ? अच्छा, अभी जब ब्रेक में हम बात कर रहे थे तो यू जस्ट मेंशन्ड दैट योर चाइल्ड इज 1.5 ईयर, सो दैट इज वन ऑफ द वेरी ऑब्वियस रीजंस दैट यू आर हैविंग हेयर फॉल। I'm so sorry डॉक्टर साहब, आपने उर्दू में बात करनी है। बिल्कुल आपने पूरा अंग्रेजी बोला, मैंने कहा कहीं आएगी उर्दू, पर आपने कहा ना। नहीं, तो चूंकि आपके बच्चे की पैदाइश हुई हुई है रिसेंटली, तो हम जनरली जब मेरे पास हेयर लॉस के पेशेंट्स आते हैं तो मेरे 4-5 सवाल होते हैं उनसे। नंबर 1 इज के रिसेंट चाइल्ड बर्थ तो नहीं था। नंबर 2 इज डिड यू गो थ्रू एनी, किसी किस्म की कोई बीमारी पिछले दिनों में आपको हुई हो, जैसे कि खुदा न खास्ता टाइफाइड हो जाता है, डेंगू फीवर हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, या कोई भी ऐसी सर्जरी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खून लॉस
हो जाए, तो ये हमने ये सारी चीज़ें देखनी होती है। फिर उसके बाद वी आस्क देम एवरीबडी इज इनटू साइज 0। सो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो न्यूट्रिशनली अपने आप को डिप्राइव रखती हैं वज़न कम करने के चक्कर में, तो उसमें भी आपका ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीज़ों की कमी पैदा हो जाती है आपके अंदर। सो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं कि हम इन सवालों के बाद उनके टेस्ट कराते हैं। जैसे कि अगर बालों का मसला हो रहा है तो मैं ज़रूर पेशेंट को कहती हूँ कि अपना कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें उनका हीमोग्लोबिन हमें पता चल सके। नंबर 2 है कि उनका आयरन कितना है, आयरन के स्टोर्स कितने हैं और टोटल आयरन जिस्म के अंदर कितना है। फिर एक ख़ास उम्र में आपके थायराइड को भी बहुत मसले शुरू हो जाते हैं, तो हम उनका थायराइड यानी कि TSH, फ्री T3 एंड T4 ज़रूर कराते हैं ताकि हम रूल आउट कर सकें कि कोई ऐसी वजह तो नहीं थी कि थायराइड में कोई मसला आ गया है। देन अनदर कॉमन कॉजेज़ के आपका ख़वातीन में ख़ासकर हम बात करें तो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे होते हैं या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, तो वो हमने रूल आउट करना होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो पहले हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उसके बाद हम टेस्ट की रिपोर्ट की बिना पे ये फैसला करते हैं कि अब हमने इनको क्या ट्रीटमेंट ऑफर करना है। अगर कमी है तो हम ओरल मेडिकेशन देते हैं, अगर कमी नहीं है तो हम उनको कहते हैं कि लेट्स डू सम मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स। जैसे कि मिनिमली इन्वेजिव में हम बात करें तो उसमें क्या आता है, आजकल बहुत ज़्यादा बल्कि बहुत पुराना हो गया है कि PRPs हम करते होते थे। बिल्कुल। PRP क्या होता है, हम आपसे खून लेते हैं, उसको एक मशीन में घुमाते हैं, वाइट ब्लड को रेड ब्लड को हम वाइट ब्लड को और रेड ब्लड को अलग कर देते हैं। जो वाइट ब्लड है वो कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा इसके अंदर पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो आपके हेयर फॉलिकल्स को वो मजबूत बनाते हैं। सो हम PRPs करना शुरू कर देते हैं हर महीने, कोई 4-5 सेशन कराएं, फिर आप 1-2 महीने का गैप लेके फिर एक मेंटेनेंस के लिए सेशन करा ले। आजकल मैं जिक्र करना चाहूँगी एक्सोसोम का कि बहुत ज़्यादा दे आर इनटू द मार्केट। एक्चुअल साइंस आपके जो हेयर फॉलिकल है उसको बहुत मजबूत कर देता है। जनरली जब मुझसे लोग पूछते हैं तो मैंने कहती हूँ कि 3 सेशन करा ले 1-1 महीने के वक्फे से, और फिर उसके बाद आप बेशक साल के बाद या 6 महीने के बाद एक मेंटेनेंस सेशन करा ले। ठीक हो गया। ये सारी बातें थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह बहुत एक्सप्लेन करके समझाया। यही है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे याहिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात है कि मेरे पास रिसेप्शन आ नहीं रहा था, नेटवर्किंग मेरी सही चल नहीं रही थी, तो इस वजह से कॉल नहीं कर पा रहा था और मुझे बड़ा इसका अफसोस भी था कि बहुत दिन से आप लोगों से बात नहीं हो रही। नहीं, कोई मसला नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम लोग भी थोड़ी पेस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ईद के बाद, क्योंकि ईद जब भी आती है हर चीज़ हमारी जो है वो अनबैलेंस हो जाती है। बारिश हो रही है कराची में या सिर्फ इस्लामाबाद पे नवाजिश हुई है? नहीं यार, बारिश कहाँ हो रही, कोई बारिश का आसार भी नहीं है, बारिश के कोई आसार नहीं। लेकिन अब देखें, शायद गर्मी बहुत है लेकिन ये कि आसार नहीं है। हो सुनने में आया कि हो या मैं आपको बुरा नहीं फील कराना चाहता, लेकिन बड़ी धुआंधार माशाल्लाह बारिश हुई है। नहीं, लेकिन KP के और पंजाब में जो है वो, हाँ जी, पंजाब के ज्यादातर अजला में बात ये कि सरसब्ज़ तो शादाब जगह है, वहाँ तो बारिश होती है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हम देख चले। हम ये खुशी है कि चले वहाँ के लोगों को तो बारिश मिल रही है ना, तो आप हमारे लिए दुआ करें कि हमें बारिश के अलावा पानी भी मिले और सब चीजें मिले। आमीन आमीन सुबह आमीन। एनीवे, मैं या यू हैव टू पुट योर क्वेश्चन वेरी क्विकली, अपना सवाल रखें ताकि फिर हम ब्रेक की तरफ चलें। मुख्तसर सवाल ये है कि देखें जी, हमें एक चीज होती है, एक्सेप्टेंस के बाल आपके इस उम्र में जाके गिरते हैं, ठीक है। जैसे मेरी तो 60 ईयर्स हो गई है, तो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया बालों का गिरना। अब ये मुझे बताएं कि ये हमारे पास अगर हम निश्चित कोई ऐसी चीज है जिससे हम रोक सकें बालों की गिरने का, कोई ऐसा तरीकेकार है जो हम पहले से रोक सकें? बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग याहिया, बहुत शुक्रिया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और अब या कई सवाल ऑलमोस्ट मेरे पास इस तरह का सवाल था, बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि बहुत आप पहले या के सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं अपने सवाल का जवाब। उन्होंने पूछा था कि बाल गिरने से पहले कुछ ऐसा कर ले कि बाल ना गिरे, तो ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी माएँ
अपने प्यार का इजहार किस तरीके से करती होती तेल थी। लाके। नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, दोपहर का खाना नहीं खाया, डिनर, व्हाई? बिकॉज दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर आप में ग़िज़ा की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जैसे कि हम ख़वातीन बहुत ज़्यादा सब्जियां खाना पसंद करते हैं, जबकि मैं अपने मरीज़ों को समझाती हूँ कि अगर अपनी ग़िज़ा को बैलेंस रखेंगे, मुतवाज़न ग़िज़ा जो है ये एक वाहिद चीज़ है। जो यहया का सवाल था उसका जवाब मेरे ख़्याल में ये होगा कि अगर आप मुतवाज़न ग़िज़ा लेते हैं जिसमें आपने गोश्त खाना, मछली खाना, चिकन खाना, हैंडफुल ऑफ नट्स खाना, सारी सब्जियाँ और फल, आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। ओके। तो कोई रीज़न ही नहीं है। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिवेंशन। द सेकंड वुड बी अब्यूज़ ना करें अपने बालों को, हर वक्त हीट करना, ड्राई करना, ये सारी प्रिवेंशंस हैं। सो इफ़ यू बिहेव योर हेयर विल बिहेव। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, सॉरी हुमायूं का मैं सवाल काट रही हूँ, लेकिन देखिए कुछ हमारी मजबूरियाँ भी होती हैं। पहले का दौर और था, हम किसी भी तरह उठ के शादियों में भी इवन चले जाते थे, हमने अपने बाल नहीं बनाए हुए होते थे। लेकिन अब एक्सेप्टेंस ख़त्म होती जा रही है। अब अगर आप ऑन पॉइंट नहीं नज़र आ रहे तो लोग आपको एक फेलियर की तरह ले रहे हैं कि जी ये क्योंकि घर में काम करती हैं, जॉब करती हैं, तो इस वजह से इनसे ये नहीं किया जाता, बनाओ सिंगार इनके बस की बात नहीं है, तो आपको वहाँ पर बुली किया जाता है एक तरह से। सेकेंडली ये कि हमारी तो जॉब भी कुछ इस किस्म की है कि हमने रोज़ाना टीवी पे अपेयर होना है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप स्ट्रेटनर से दूर हैं, मुझे बताएं कैसे दूर हैं। आपने बाल तो आपने बनवाने हैं, और इस तरह जो असल बाल है उसमें तो नहीं आप आ सकते ना, बिकॉज वो बड़े आजकल अब तो वो ह्यूमिडिटी वाला मौसम आ जाएगा तो बिल्कुल फटे हुए और बहुत वेवी मेरे तो बाल हैं, तो फिर क्या करें? आपको मेरे क्लिनिक आना चाहिए। आप अपने हीट के साथ साथ आप आए और then you have to keep a maintenance। ठीक है। आप रेगुलर अपने बालों का ख्याल रखें, जैसे कि सर ने कहा कि तेल लगाएं, या हम देते हैं बहुत सारे ऐसे सीरम्स जिसमें कैरेटिन्स होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आप हीट प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करें। आप स्ट्रेटनर की बजाय एयर रैप यूज़ करें। सो अल्टरनेटिव हर चीज़ का मौजूद होता है, बस सिर्फ उनको डिस्कवर करने की बात होती है। डॉक्टर साहिबा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि बहुत सारे लोग कॉल सेंटर में रात को काम करते हैं, बहुत सारे लोग रात को देर देर तक जागते हैं, लेकिन आप उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स ही देखते हैं। मैं इतना ज़्यादा अगर बहुत भी लेट सो जाऊँ तो 1 बजे या 2 बजे सो जाऊँगा, लेकिन मेरे डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं। मुझे कहा गया कि CP का टेस्ट कराएं, कहीं एनीमिया ना हो आपको, खुदा ना खास्ता। लेकिन डार्क सर्कल्स का क्या इलाज? फिलिंग ही है? मैंने जिस डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछा उसने कहा नहीं, इंजेक्टेबल्स होंगे, मुझे इंजेक्टेबल से डर लगता है। तो डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं और इसको ख़त्म किस तरह किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा है, पहली वजह तो यही है कि आपका लेट सोना। देखिए, अप्रोप्रिएट नींद वो है जो आप 11 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान करते हैं। इसमें आप डीप स्लीप कर सकते हैं। अगर आप 2 बजे सो रहे हैं तो आप डीप स्लीप में जा ही नहीं सकते, जिसकी वजह से सबसे पहली आप अगर स्लीप डिप्राइव्ड है तो मैं लोगों को कहती हूँ एजिंग या जितने भी ख़राब होना होता है आपके, मुझे उर्दू बिल्कुल उर्दू बोल रही है तो खराब होना पता चल गया। कुछ लफ्ज़ों को आप इंग्लिश में भी बोल सकती हैं। So the thing is कि it can be genetic, कि आपने इनहेरिट किया अपने वालिदैन से। बहुत सारे लोग आके कहते हैं डॉक्टर माय मदर एंड माय फादर हैज गॉट देम। आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका न्यूट्रिशन क्या है? अगेन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसको फिक्स कैसे करना है। तो ऑफ कोर्स ओनली इंजेक्टेबल इसका जवाब नहीं है, बल्कि यहाँ की वसातत से मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि खुदा का वास्ता है, जो लोग कहते हैं कि अंडर आई डार्कनेस का वाहिद हल अंडर आई फिलर है, प्लीज़ दे आर रॉन्ग। सॉर्ट आउट कि उसकी रीज़न क्या है। नंबर 1 उसको ट्रीट करें। उसके अलावा क्या ऑप्शन है? एक मशीन आती है क्यू स्विच के नाम से, वो आपके पिगमेंट को डिसइंटीग्रेट कर देती है। तो हम क्यू स्विचेस कर सकते हैं मंथली, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका कोई डाउन टाइम नहीं है। इट्स अ वंडरफुल गैजेट। तो आप महीने में वो करा सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आपके पॉकेट में बर्डन भी ज़्यादा नहीं करता। अगर हॉलोनेस आ गई है तो फिर देखें, हमने पहले बात की डार्कनेस की, तो अगर डार्कनेस को हमने एड्रेस करना है तो हम क्यू स्विच करेंगे, हम रीसर्फिसिंग लेज़र करेंगे जो कि आपकी स्किन की क्रीपीनेस को भी ख़त्म कर देगा और आपके डार्कनेस को भी हल्का कर देगा। उसके अलावा आजकल बड़ा इन एक ट्रीटमेंट आया हुआ है PDRN या साल्मन DNA, अमेजिंगली सेफ। इट इज़ रीजेनरेटिव। रीजेनरेटिव से मुराद ये है कि आपके कोलेजन की इंडक्शन करता है। हम हर चीज़ में कुशन नहीं डाल देते कि फिलर डाल दिया
it is a treatment for very hollow eyes and dark at the same time. But if you have only darkness and you do not have hollowness, अगर आपके खाली हल्के हैं तो फिर अगर आपकी हॉलोनेस नहीं है तो बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे हैं जिसको आप अपना सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। बहुत सारी चीज़ें आप भी पूछ सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि अब आप बूढ़े होना शुरू हो गए और आपको किसी ने कहा है कि सिर्फ आप बोटॉक्स लगाएंगे और आप सिर्फ फिलर्स लगाएंगे तभी ठीक हो सकते हैं, ऐसा कह रही है डॉक्टर, नहीं है। कहीं मत जाएगा, साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। हम ब्रेक के दौरान ब्रेक डाउन कर रहे थे कि हुमायूं को जो इशू है वो, मुझे ये लगता है, मेरी अपनी असेसमेंट ये है काम डाउन कि वो काम डाउन होने की ज़रूरत है। और मैं वो अल्फाज नहीं बोल सकती जो ये मुझे बोलते हैं ऑन एयर, ब्रेक में बोलूँगी इनको कि इनको काम डाउन होने की ज़रूरत है। बिकॉज हुमायूं जिस भी जगह पे मौजूद होते हैं, चाहे वहाँ 15 लोगों का स्टाफ है या 20 लोगों का स्टाफ है, ही वांट्स कि ये हर किसी का काम खुद करें। ये भाग भाग के हर किसी का काम खुद करेंगे और फिर इनके इर्द गिर्द के लोग इतने निकम्मे हो जाते हैं कि वो इनके बगैर कुछ कर ही नहीं पाते और फिर ये एक इशू शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग प्रोसीजर्स नहीं कराना चाहते, वो कहते हैं कि हमने प्रोसीजर नहीं कराना क्योंकि प्रोसीजर से फेक लगना शुरू हो जाते हैं और हम अपनी लाइफ को या एजिंग को एम्ब्रेस करना चाहते हैं। जैसे करीना कपूर खान, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। वो एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा है जहाँ पे सारे प्रोसीजर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। वो बड़े से बड़े एस्थेटिक फिजिशियन या डर्माटोलॉजिस्ट से कोई भी प्रोसीजर करा सकती हैं आसानी से। उन्होंने ये चूज़ किया कि मैंने कोई प्रोसीजर नहीं कराना, मैं जिस एज में हूँ मैं ठीक हूँ। लेकिन हम ये तो देखते हैं कि देखो करीना कपूर खान ने करा दी तो हम क्यों कराएं, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि वो किस किस्म की रूटीन फॉलो करती हैं, वो किस किस्म की डाइट फॉलो करती हैं, वो किस किस्म की एक्सरसाइज करती हैं अपनी बॉडी को उस तरह से यंग रखने के लिए ताकि उनको वो प्रोसीजर्स ना कराने पड़े। अगर उनको देख के यहाँ पे कोई बंदा कह रहा है या कोई औरत कह रही है कि मैं भी नहीं कराऊंगी, अगर मैं 40 साल की हो गई और रिंकल्स पड़ना शुरू हो गए तो ठीक है, दैट्स फाइन। तो आप क्या समझती हैं कि दैट्स फाइन? अगर वो रूटीन फॉलो नहीं कर रही तब भी वो उतनी यंग दिखेंगी जितनी करीना कपूर खान दिखेंगी? देखिए, हुमायूं ने ब्रेक में जाने से पहले कहा था कि हम सब जवान होने के लिए बोटॉक्स और फिलर्स कराएं कि ना कराएं। द पॉइंट इज, लोगों का जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एंटी एजिंग का कुछ करा रहे हैं तो इट हैज़ टू बी अ बोटॉक्स और इट हैज़ टू बी अ फिलर, विच इज़ नॉट ट्रू। असल में एंटी एजिंग के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बढ़ती हुई उम्र को रोक सकती है या आपकी एजिंग को मज़ीद या आपके चेहरे को बेहतर कर सकती हैं। उसमें से सबसे पहले तो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे हम बालों का गिरने की बात कर लें या हम आपके डार्क सर्कल की बात कर लें या हम एजिंग की बात कर लें, मेरे ख्याल में अगर आप अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि आप वक्त से पहले बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। आप जब किसी ने बोटॉक्स या फिलर नहीं कराना, हालांकि दे आर गोल्ड स्टैंडर्ड, वो किस तरह इंजेक्ट होने, कैसे करने हैं, वो आपकी ख्वाहिश पे मैं आपको करूंगी। हर एक को हम फ्रीज नहीं कर देते और हर एक को हम कुशन फेस नहीं देते। इट इज़ द पेशेंट डिस्क्रिशन कि वो क्या चाहता है। लेकिन जितना जितना साइंस तरक्की कर रही है तो थिंग्स आर बिकमिंग मोर टुवर्ड्स द रीजेनरेटिव। रीजेनरेटिव से हमारी मुराद क्या है कि आपके अपने ही इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए। जैसे कि एंटी एजिंग के लिए एक बहुत आसान तरीका यह है कि हम माइक्रोनीडलिंग कर लें और साथ में पीआरपी कर लें। इसमें ना हम फिलर इंजेक्ट कर रहे हैं ना हम बोटॉक्स कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रॉमा देके आपकी कोलेजन की स्टिमुलेशन कर रहे हैं ताकि आपके फाइन लाइंस, रिंकल का ख्याल रखा जा सके, आपकी स्किन की डलनेस को टेक केयर किया जा सके। तो बोटॉक्स ना कराना, फिलर ना कराना सिर्फ एंटी एजिंग के प्रोसीजर्स नहीं है। वी हैव many choices. We have energy based devices, we have these exosomes now, we have your own blood PRP, so many options. तो ये गलत है कहना कि सिर्फ इंजेक्टेबल इज द राइट वे टू ट्रीट द रिंकल्स एंड लाइंस। ठीक है, हम जल्दी से दुआ की कॉल लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दुआ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं भाई एंड नलीमा जी, कैसी हैं? मुबारक। बहुत 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 आपको भी ईद मुबारक हो। अब तो गोश्त भी खत्म हो गया है। नहीं कहाँ खत्म हुआ है, फ्रीजरों में है सबके। भाई बोलना होता है ना ऐसे ताकि लोगों को लगे हमने नहीं रखा। हमारा भी है अभी। हम भी दबा के खा रहे। अरे नहीं, दबा के नहीं खा रहे ना,
हम तो मतलब 2-3 दिन में नहीं दबा के मतलब बोटी दबा के, मेरे दांतों में मसला है, मैं दबा के हाँ दांतों में मसला हो जाता है, सही कह रहे हो भाई आप। असल में मैं जैसे ही कॉल करती हूँ वो भाई कहते हैं ब्रेक का टाइम है दुआ, ब्रेक का टाइम है दुआ। तो अभी मैंने कॉल की ब्रेक के बाद, तो मैंने कहा भाई ब्रेक ले लें, कहते नहीं आपकी कॉल में ला रहा हूँ। ये आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है कि वो वैसे कहते हैं कि इन्होंने हमें डांटना है तो इसलिए वो दे देते हैं आपकी कॉल। अल्लाह ताला को सलामत है। कोई सवाल है जल्दी से कीजिए, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। हाय अल्लाह, सच्ची मुच्ची सच्ची मुच्ची कसमें। ये वापस आके आपकी दोबारा कॉल ले लेते हैं, ये थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इनकी दोबारा कॉल ले लेंगे ताकि बात कर सके, वरना अच्छा नहीं लगता। मैं और हलीमा को हमेशा होता है कि हमारे कॉलर्स जो है वो हमसे ज़्यादा बात कर सके, कहीं मत जाएगा। साथ एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद डॉक्टर नीलम यही मौजूद होंगी, इन्हें जाने कहीं नहीं देंगे। वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि दुआ की कॉल दोबारा से ले लें ताकि उनसे हमारी बात हो सके। वो बात करना चाह रही थी लेकिन हमने मजबूरी थी, ब्रेक पे जाना था। डॉक्टर साहिबा मैंने जो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछना था वो ये था कि कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिनके आपको 2-3 सेशंस कराने पड़ते हैं, ठीक है। अब एक प्रोसीजर आप गए, डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया, लेकिन आपको लगा कि यार ये डॉक्टर एक तो एक्सपेंसिव भी कुछ ज़्यादा है क्योंकि किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा पोश एरिया में बैठा हुआ है, और सेकेंडली ये कि मुझे किसी और ने रिकमेंड किया कोई और डॉक्टर, तो मैं अब नेक्स्ट सेशन उससे करा लेती हूँ। क्या ये ठीक है? सेशन के बीच में डॉक्टर को चेंज करना, उससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं? फिर दोबारा ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप डॉक्टर चेंज करते हैं? देखिए जनरली हम डॉक्टर्स, या मैं अपने मरीज़ों को ये कहती हूँ, या यंगर जो हमारे डॉक्टर्स बडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मैं उन्हें कहती हूँ मरीज़ को पहले सेशन में काउंसल करना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ द टाइम दैट द डॉक्टर गिव यू एंड एक्सप्लेन थिंग्स टू यू दैट हमने इसके चंद सेशंस लेने हैं। तो आपको अब हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि मैं बोटॉक्स कर लूँगी 7 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, यू आर गुड टू गो, यू रिपीट इट इन 4 months टाइम। बट देयर सर्टेन प्रोसीजर्स, जैसे मैंने माइक्रो नीडलिंग की बात की या हम एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस की बात करते हैं, यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग देम। नाउ दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं पहले ही कंसल्ट के ऊपर आपको बता सकूँ कि ये आपने कुछ सेशंस कराने, कब तक कराने, कब रिपीट कराने, कब मेंटेन कराने। अब बीच में डॉक्टर को छोड़ देना गैर मुनासिब बात है। डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं जितने भी प्रोसीजर्स की, हम जब बालों की बात करते हैं, पीआरपी और एक्सोसोम एक ऐसी चीज़ है, जब भी मुझसे कोई पूछता है मुझे करा लेने चाहिए पीआरपी और एक्सोसोम, अब उनकी हेयरलाइन गायब होती है, पीछे होते हैं, मैं कहता हूँ मुझे नहीं लगता इससे फ़ायदा होगा क्योंकि वो आपका नया रूट नहीं निकालेगा, ठीक है, वो आपको ट्रांसप्लांट से ही आएगा। पीआरपी सिर्फ हेल्दी करेगा, आपका जो डेड रूट है उसको शायद वो अलाइव कर दे। सो आपने एक्सोसोम के बारे में शुरू में एक बात की, आपने कहा 1 महीने के बाद 3 महीने में 1-1 महीने करके सेशन कराएं, फिर आप बेशक साल के बाद करवाएं। मैंने जो एक्सोसोम के बारे में सुना है कि 6 महीने के बाद आपको एक सेशन करवाना चाहिए, नहीं? देखिए जैसे उन्होंने पूछा कि डिफरेंट डॉक्टर्स डिफरेंट रूटीन्स को फॉलो करते हैं, तो दैट इज़ द पॉइंट जब आप हाईलाइट कर रहे हैं। मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं 3 सेशन कराती हूँ। बेसिकली एक्सोसोम क्या कर रहा है, ये आपके बालों के अंदर जाके 3 काम करता है। एक तो ये आपकी ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, ये स्ट्रेंथन करता है आपके हेयर फॉलिकल को और उसको मल्टीप्लाई करता है। अगर आप बंजर ज़मीन पे करा रहे हैं where there are no hair follicles, so that's not obviously fun. You're not the candidate for exosome if you do not have hair follicles there. हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करना जो है वो एक्सोसोम का काम है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। बंजर सबका मसला है। डॉक्टर साहब हम कॉलर लेंगे लेकिन आपने साथ में ये बताना है वो 3 कौन से टॉप प्रोसीजर्स हैं। जब भी आप कहती किसी ने कहना है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन या मैं चाहता हूँ मेरा स्किन ग्लो करे, मैं जहाँ जाऊँ लोग कहें कि माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी खूबसूरती दी आपको। सारी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल।
जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा। हलीमा जी, आपके लिए छोटा सा मैंने शेर ढूंढा है, बड़े मजे का। छोटा सा आपके लिए बब्बर शेर ढूंढा है आपने। शेर बाहर छोड़ना वैसे अलाउड नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट ने मना किया हुआ। चले फेडरल में है तो नहीं, आप छोड़ दें। ऐसे अलाउड है, जो मैं छोड़ रही हूँ वो बिल्कुल अलाउड है। चलो, तो अगर हम ठीक हो नहीं गया। बताएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम आपसे कितनी ज्यादा कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं जरूर कहता हूँ जरूर इरशाद। इरशाद। तेरा राब्ता मेरी हर दवा, तेरा राब्ता मेरी हर दवा, ये दवा मिले तो मैं ठीक हूँ। वाह खत्म हो बस खत्म हो गया गया। हलीमा, खत्म वाह, हो गया तो शेर। मैंने इसलिए नहीं, बात नहीं, की है। हलीमा, बस Are झूठ you बोलो serious? यार, तुम कितनी झूठ बोलती Are हो। you दोज़ख में serious? जाना। तुमने सुना है इस पे कि उन्होंने पाबंदी क्या लगाएंगे। कहा? क्या सहार, क्या कह रही हैं आप? इस पे पाबंदी लगाएंगे आप? हमें तो पाबंदी पीछे से भी लगी है कि लंबा करें। सवाल बताएं क्या है सहार आपकी सवाल? सवाल, आपके आज गेस्ट कितने प्यारे हैं और इतना अच्छा बोल रहे हैं और आप दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं कि मेरा सवाल अब यहाँ पे क्या करेगा। मैं कहता हूँ छोड़े, सवाल पैदा ही नहीं होता। जहाँ पे खूबसूरत लोग हैं वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। बस मैं तो उनकी खूबसूरती में खोई हुई हूँ जब से मैं देख रही हूँ ना, और मैं माशाल्लाह माशाल्लाह कही जा रही हूँ। मैं कहता हूँ बेस्ट हो गया, अल्लाह ताला को सलामत रखे। लव यू लोड्स हो सो गया। मच। अच्छा, डॉक्टर साहिबा ने अभी अभी हमें बताया, अल्लाह ने गिबान। अल्लाह ने गिबान, डॉक्टर साहिबा ने अभी अभी बताया कि इनके जो फादर हैं वो हमारा मॉर्निंग शो डेली देखते हैं, और जब ये 10:30 बजे क्लिनिक जा रही होती हैं तो वो हमें देख रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं इनको कि आज ये गेस्ट टाइम ही, आज ये गेस्ट टाइम ही, आज ये गेस्ट टाइम ही है। तो बहुत शुक्रिया आपके घर और कोई देखने चैनल का। नहीं आता तो ऐसे पूछो। ये बर्दाश्त कहाँ से लाई ये उन्होंने? बिल्कुल सही कह रही है। माय फादर इज अ रिटायर्ड पर्सन, वॉब्डा में काम करते होते ठीक थे है। और वो सुबह 9 o'clock उठते हैं, अपना नाश्ता वाश्ता करके, एंड देन ही वॉचेस द मॉर्निंग शो। लेकिन मैं चूंकि 10:30 जब जा रही होती हूँ, मैंने जब भी देखा, या तो आप दोनों के चेहरे मुझे याद हो गए, यू आर ऑलवेज देयर, मे बी यू हैव अ वेरी ठीक है। यूनिक हेयर हमें स्टाइल, पीछे से हमारी प्रोड्यूसर साहिबा छोटी सी हैं, डिक्टेशंस दी जा रही हैं, कह रही हैं छोटा कर ज्यादा लंबी कॉल ना ले आप नायला है जी, दोनों। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। नायला जी, गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग करनी नायला जी रिकॉर्डिंग कर ले जल्दी से, कॉल की रिकॉर्डिंग कर ले। नायला जी हैं खूबसूरत नायला जी, द नायला जी। नायला जी बोले क्या कहेंगी? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो मुझे डॉक्टर से बात करनी थी कि जब स्किन रिलेटेड जैसे रिंकल्स आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊंचा बोले नायला जी, थोड़ा सा ऊंचा बोले। आफ्टर 40 जब रिंकल्स अपीयर होते हैं, ठीक है। वो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि अब हमें ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए और कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि नेचुरली सेफ हो? आपने कुछ पूछना है डॉक्टर साहिबा? ठीक है। आफ्टर 40 ये भी करना चाहिए, कहते हैं आफ्टर 40 यू बिकम नॉटी। मतलब मीडियम जैसे होती है, मुझे रिंकल्स का जहाँ तक पता है कि माइल्ड, मीडियम और सीवियर। अगर मीडियम रिंकल्स आफ्टर 40 आ चुकी हैं, इज इट नेचुरल? और दूसरा कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप नहीं भी करवाते, मतलब 1 से 2 साल उसके बाद आप छोड़ देते हैं तो उसको कोई फर्क ना आए, अच्छा ठीक है। अगर आप उसको नेचुरल केयर से मेंटेन कर सकते हो तो वो बता दें कि मतलब कि हम 1 से 2 सेशन लें तो हमारी जो एजिंग है, टेक्सचर है, वो स्किन टाइट हो जाए, रिंकल्स रिमूव हो। नायला जी आप तो आधी डॉक्टर खुद है, आप तो आधी डॉक्टर है माशाल्लाह। आधी चीजें तो आपको पता है, आपने जवाब खुद दे दिया। मुझे लग रहा है आपकी डॉक्टर तो नहीं है, टेस्ट तो नहीं ले रही हमारी डॉक्टर का? पक्की बात? नहीं पक्का। चले हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक थैंक यू सो लेते मच हैं। फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस हाजिर आके होंगे तो जवाब। जवाब नहीं है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो बहुत सारे मज़ेदार से सवालात हैं, लेकिन आखिर में कुछ थोड़ी सी चीज़ें ऐसे पूछेंगे। हर कोई जब भी कोई प्रोसीजर करने के लिए जाता है उसे एक मशवरा दिया जाता है, और अब हम उस तक पहुंच गए, हम हाइड्रा तक पहुंच गए, हम लेज़र तक पहुंच गए, हम क्यू स्विच तक पहुंच गए। इससे आगे क्या? मैंने देखा है कि जब भी किसी से मैंने पूछा, उसने कहा माइक्रो नीडलिंग से आपका गेम चेंजर है। आपका जैसे कोलेजन बूस्ट करता है तो आप अपनी स्किन पे वो ग्लो देख सकते हैं, और ये ऐसा प्रोसीजर है कि पंचरिंग आप हर दूसरे तीसरे महीने कराकर अपना कोलेजन बूस्ट कर कर एक ग्लो ला सकते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त है। सो जनरली जब हमारे पास मरीज आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि स्टेप लैडर है, हम आपका एक प्लान बना देंगे
चाहे आप उसको फॉलो करें ना करें, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको समझाऊं कि हम किस चीज़ से शुरू करेंगे। सो व्हेन अ वर्जिन फेस कम टू अस, जिसने कभी कुछ नहीं कराया होता, तो हम उनको कहते हैं कि हाइड्रा फेशियल से शुरू करें, बेसिक से शुरू करें। नहीं, हाइड्रा फेशियल तो हमने कराया है, बहुत बेसिक है ना। हाँ, बहुत बेसिक है। यू नो, हम उससे शुरू करते हैं, हम आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को पहचान लेते हैं, फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हम कहते हैं माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इन अ वे दैट इट इज रीजनरेटिव। आपका ही कोलेजन बना रहा है और आपका कोलेजन बूस्ट हो रहा है। अगर हम उसमें प्लाज्मा आपका डाल रहे हैं, वो भी कोई फॉरेन बॉडी नहीं जा रही है, तो समथिंग वेरी नाइस, आई लव इट। डॉक्टर नीलम, हम एक ही क्लिनिक पे दोनों गए तो हम तो बड़ा लाउडली बताते, मैं और हलीमा को मैक्सिमम प्रोसीजर करा सकते, तो वो हाइड्रा कार्बन पील था। हाइड्रा ही हमने, तो हलीमा ने कराया कार्बन पील, मेरे हाइड्रा सिलेक्टिव हाइड्रा था, क्योंकि मुझे मेरा पेन का थ्रेशोल्ड बिल्कुल नहीं है, तो मैंने उनमें से 8 चीज़ें थी, 8 में से मैंने 4 करा दी। मैंने कहा ये मैं करा सकता हूँ, बाकी हाइड्रा में कुछ ना कीजिएगा। जैसे वो इलेक्ट्रिक से कुछ नहीं लगाते, लोहा सा लगाते, मैंने कहा ये यू डोंट डू दिस टू मी। सो हलीमा कार्बन पील करा रही है बिल्कुल खामोशी, और मैं हाइड्रा करा रहा हूँ, मेरी आवाज़ें पूरे क्लिनिक में आ रही है। और जब बाहर आए तो हलीमा ने पूछा इसका क्या प्रोसीजर किया, इसकी आवाज़ें क्या हो रहा था इसके साथ, ये क्यों था कि ये इतनी चीखे मारा था, आई जस्ट डोंट नो। और हलीमा की कोई आवाज़ नहीं आई। थ्रेशोल्ड भी ज्यादा होता है, बिकॉज वो इस तरह के बहुत सारे प्रोसीजर, जैसे आईब्रोज बनाने में बहुत दर्द होता है इस तरह, तो वो गुजरती है तो उनका थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। लड़कों, पता नहीं अब लड़कों का क्या मसला है। डॉक्टर साहब आ जाए, हम किचन की तरफ चलते हैं। ज़ैनब जो है वो कार्बन पील इज सो डिफिकल्ट, हलीमा की कोई आवाज़ नहीं आई, और मेरे हाइड्रा के 4 चीज़ की जो आवाज आती है ना, उससे आपको लगता है कि कुछ हो रहा है ना। बहुत डरती हूँ, हाँ, मैं लेकिन बोलती नहीं, बोलती मैं भी नहीं। थैंक यू। मुझे होता है बोलने से ही कुछ और ही ना जला दे, ये ऐसा ना हो मैं चीखे मारूं, कुछ और ही उड़ा हुआ वहां से। अच्छा, पता नहीं बहनों में ये होता है, मेरी अम्मा 4 बहनों की एक बहन थी, तो बहनों में अक्सर ये होता है, मैंने आपको दुपट्टा देखा तो मुझे याद आया, तो मेरी अम्मा ना जब भी कोई बहन आई तो उसका दुपट्टा ऐसे लिया, ऐसे देखा, कहाँ से लिया है तूने, ये करके फिर कह रही थी तू काम करी, सूट ले ली, लेकिन दुपट्टा मुझे दे देगी उसका। तो मुझे लगा दुपट्टे से कोई ऑब्सेशन होता है खवातीन का, क्योंकि बेशक सूट दे दे, मैं इसके साथ सादा सूट बनवा लूंगी। दुपट्टा जो है ना वो, क्योंकि आप रीवेयर कर सकते हैं, उसके साथ आप सादा सूट बनवा सकते हैं, उसके साथ आप कोई और चीज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो, जैसे मैं भी अपने 2 पीस सूट दे देती हूँ, खराब हो गया सूट या कुछ भी, दुपट्टे खराब भी नहीं होते डॉक्टर साहब, तो मैं तो नहीं देती। वॉश नहीं होते ना बेसिकली, ज़्यादा वॉश ज़्यादा वॉश नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब दुपट्टा इसका दे रेसिपी, इसका दुपट्टा अच्छा है, वैसे इसके साथ जोड़ा बनाया जोड़ा सादा बनाया जा सकता है ना, सादा। कीमा करेले के लिए यहाँ पे जो मैंने करेले लिए हैं वो 1 किलो लिया है, कीमा जो है 250 ग्राम है, आप बीफ का भी ले सकते हैं और चिकन का भी ले सकते हैं। प्याज इसमें 2 अदद जाएंगे, टमाटर भी 2 अदद, दही आधा कप इसमें जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, और तेल आधा कप इसमें जाएगा। अच्छा, प्रोसीजर ऐसा है कि मैंने तो छिलके नहीं उतारे थे, आप भी छिलके ना उतारें अगर आपको पसंद है। दूसरा ये कि बीज निकाल लिए थे, और चमड़ी उतारने का शौक नहीं है। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे पीसेस करके मैंने ना तेल में अलग से फ्राई कर लिए थे, ताकि जितना भी कड़वापन है ना वो ऑयल में ही निकल जाए। फिर उस ऑयल को यूज़ नहीं किया था मैंने, अलग से ऑयल फ्रेश लिया और उसमें प्याज डाला, टमाटर डाले, और उसका बहुत अच्छे से मसाला डाला, बनाया, और फिर मैंने कीमा डाला। जैसे ही कीमा का थोड़ा सा पानी ड्राई हुआ तो फिर करेले डाले, और आखिर में मैंने ये किया कि 1 प्याज तो पहले यूज़ किया था और लास्ट में प्याज मैंने कच्चा डाला, और उसकी वजह से भी जो है ना इसका कड़वापन करेले का ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप। अच्छा, मैं तो मतलब मैं हंसना शुरू हो गया, मैंने हलीमा को इशारा भी किया। हुआ ये कि मेरी कज़न, हम उसके घर गए तो वो अपने शौहर पे बहुत गुस्सा थी, हमें उससे बुलाया हुआ था, इट वाज अ दावत। तो जब तूने कहा छोटे छोटे पीस काट के दे, तो हमने उससे पूछा, हमने कहा यार तुम, उसने बहुत, मुझे अभी तक याद है, बहुत बहुत मज़े के उसने कीमा आलू करेले बनाए, तो मुझे ये बात से याद आई। तो मैंने कहा अच्छा तुमने कैसे बनाया ना, हाँ आलू भी डाला उसने, हाँ, तो मैंने कहा तुमने कैसे बनाया, तो कहती है, फिर जब उसे उसका जो सारा क्रस्ट था, कहती है अब मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके इसको अपने शौहर को देखा। हम लोग इतना हंसे बिकॉज शी वाज सो एंग्री, शी डिड नॉट वांट टू टेल अस क्या रेसिपी है। फिर कहती है और मैंने करेले को छोटे छोटे टुकड़े करके ना मैंने काटा, उससे छोटे छोटे पे अपना सारा गुस्सा निकाल, सारे छोटे टुकड़े करूंगी मैं उसके। ज़ैनब, आप धागे वाले बंद करेले कब खिला रही हैं? हाँ, ये पीछे से फरमाइश उसकी मैं खाल जरूर उतारूंगी। ये किसको सोच के तुमने कहा है? जनरली हमें भी देख के लोग कहते हैं कि खाल उतारते हैं। ये तो सही कहते हैं, वो सही लग्जरी है, एस्थेटिक्स इज लग्जरी, इट इज एक्सपेंसिव। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे जैसे सेलेब्स हैं,
उनके लिए तो वैसे आप मुझे याद है आपकी शक्ल किससे मिलती है? आपकी शक्ल सिद्रा से मिलती हिना है। नियाज़ी। सिद्रा सिद्रा नियाज़ी, सिद्रा नियाज़ी से भी और हिना नियाज़ी दोनों से हिना नियाज़ी मुझे नहीं पता कौन है। हिना नियाज़ी Is it actress? नो शी इज अ Host. होस्ट, सुनो पे करती हैं वो। नहीं पर सिद्रा की तो ये सिद्रा, कॉपी हाँ, सिद्रा है। के साथ बहुत मिल रही है। मैं आई वाज अबाउट टू डू दैट ड्रामा दो अनजाने में सिद्रा, तो सिद्रा वाज नॉट अवेलेबल, वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, लेकिन ये उनकी जिंदगी का ये उनका अच्छा ये बहुत बदतमीजी है मेरे साथ। डॉक्टर साहिबा कुछ बनाती हैं खाने में या नहीं, सिर्फ खाना पसंद है? सिर्फ बातें बनाती बातें बताती हैं। डॉक्टर खाने में क्या पसंद है? आई मीन when I was not married तो मुझे अंडा भी तलना नहीं आता था। फिर जब शादी हुई अब तो तलना आ गया बस। नहीं, मेरे हस्बैंड बड़े फूडी थे तो मैं उनको हमेशा आई अपनी स्टार्टेड लर्निंग आई लर्न फॉर हिम अच्छा। एंड आई वुड कुक फॉर हिम, लेकिन बस फिर एक खास वक्त के बाद छोड़ दिया। अब काम काम काम। डॉक्टर साहिबा मेरी आपने अल्लाह ने आपको ऐसी आंखें दी, आप शो के क्या खाना है छोड़ो ना, आज चलते कहता हाँ हाँ चलो आओ बाहर चले। वो खूबसूरत बीवी का एक फायदा ये होता है कि आप आंखों की इशारे से कहते हैं कि यार छोड़ो नहीं, लेकिन जिसको जो मयसर होता है ना उसके लिए उसका चार्म खत्म हो जाता है। that is तो true। वो अगर इतनी खूबसूरत आंखों वाली भी रोज कहेगी ना कि बाहर खाना है तो वो डॉक्टर कहेगा खाने में पसंद क्या है? देसी खाने में क्या पसंद है? बस शौक से खाती है? सब कुछ खा लेती हूँ सबसे मैं। I like everything। वो तो जाहिर बात जो पकाता नहीं उसे खाना हर चीज पड़ती बिरयानी है। बहुत पसंद है। आलू वाली बगैर आलू के? नहीं, बगैर आलू के। मेरी बहन है। हाय हाय ये जो बगैर आलू वाली जो बातें हैं ना ये मुझे थैंक बिल्कुल यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी अच्छी बेहतरीन तरीके से हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता ही Absolutely, है yeah। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट आ और जाते एस्थेटिक फिजिशियन से हम मिलते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो हमें इतनी अच्छी तरह हर चीज़ माइन्यूट डिटेल में जाके जो है वो समझाने की कोशिश और करते डॉक्टर हैं। साहब ने हील पहनी है, इतनी लंबी नहीं, वरना आपने सोचेगा मैं छोटा। छोटी सी हील है। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत शुक्रिया इतना बेहतरीन जो है वो खाना बनाने के लिए। थैंक यू अभी सो हम मच नानों के साथ हुमायूं। खाएंगे। इंशाल्लाह हम जी आप लोगों से यहाँ पे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।